दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बच्चे की भविष्यवाणी एक पूरे शहर की किस्मत बदल सकती है? क्या होगा अगर एक 5 साल का मासूम बच्चा मुख्यमंत्री योगी जी से कहे कि मुझे आपकी मौत की तारीख पता है, और वो बात इतनी सच्ची निकले कि योगी जी खुद हैरान रह जाएं? दोस्तों, ये वीडियो इतनी रहस्यमयी और रोमांचक है कि आप इसे देखना शुरू करेंगे तो अंत तक रुक नहीं पाएंगे। इसमें साजिश, रहस्य, आत्मा का पुनर्जन्म और अयोध्या की पवित्र सरयू नदी के किनारे छिपी अनकही कहानियां हैं। अगर आप रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी स्क्रीन पर लाइक बटन दबाएं और हमारे जीवन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अनोखी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ जब एक 5 साल के बच्चे ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मुझे पता है योगी जी की मृत्यु कब होगी, और जब इस बात को खुद योगी जी ने सुना तो वो सुनकर हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत हैरान करने वाली वीडियो है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे जीवन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल अयोध्या की सरयू घाट पर सुबह की ठंडी हवा बह रही है, जैसे किसी ने बर्फीली सांसें फूंकी हो। दूर से भजन की आवाजें आ रही है और शहर की संकरी गलियां अभी अभी जाग रही है। लेकिन इस सबसे दूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास जगह जाने की तैयारी में है, सरयू किनारे के एक छोटे से अनाथालय में, जहां बीमार और अनाथ बच्चे रहते हैं। दोस्तों, ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है, ना कैमरे, ना मीडिया, ना भाषण। बस योगी जी का मन है कि उन मासूमों से मिलकर उन्हें थोड़ी खुशी दे। गाड़ियों का काफिला निकलता है, सायरन की हल्की आवाज गूंजती है और अनाथालय के दरवाजे पर रुक जाता है। अंदर घुसते ही वो माहौल महसूस होता है। दवाइयों की हल्की महक, बच्चों की नन्ही हंसियां और देखभाल करने वालों की व्यस्त लेकिन प्यार भरी बातें। योगी जी एक एक बच्चे से मिलते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हैं और छोटी छोटी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी मेरी नजर एक कोने में खड़े उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है। बहुत दुबला पतला, सिर्फ 4 साल का, लेकिन उसकी आंखें, अरे जैसे कोई बुजुर्ग इनमें छिपा बैठा हो। वो दूसरे बच्चों की तरह दौड़ कर नहीं आया, बस चुपचाप खड़ा योगी जी को देख रहा था। योगी जी उसके पास जाते हैं, मुस्कुराकर पूछते हैं, बेटा क्या नाम है तेरा? बच्चा धीरे से बोलता है, आकाश। योगी जी कहते हैं, क्यों नहीं आया सबके साथ मिलने? आकाश बिना पलक झपकाए उनकी आंखों में घूरता है और कहता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मिलने का वक्त नहीं है, एक बात भी करनी है। दोस्तों, उस पल हवा जैसे रुक गई। योगी जी थोड़ा चौंकते हैं। क्या बात है बेटा? आकाश चारों तरफ देखता है, जैसे सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और ना सुन ले, और फिर बहुत धीमी आवाज में बोलता है, आपकी मौत कब होगी मुझे पता है। दोस्तों, ये सुनते ही माहौल में ठंडक और बढ़ गई। योगी जी पहले हंसते हैं, सोचते हैं कि ये बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन आकाश के चेहरे पर मजाक का नामोनिशान नहीं था। वो फिर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैं यहां आपको तैयार करने आया हूं। योगी जी के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। वे पूछते हैं, तुम्हें ये कैसे पता? आकाश शांत होकर कहता है, आपकी मौत से पहले प्रदेश में एक बहुत बड़ा हादसा होगा और मैं यहां उसे रोकने आया हूं। दोस्तों, ये सुनकर योगी जी जैसे जम गए। कौन है ये बच्चा? इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें कैसे कर रहा है? उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। दोस्तों, अब कहानी यहां से और गहराती है। योगी जी के चेहरे से वो हमेशा वाली मुस्कान गायब हो चुकी थी। उनकी जगह थी एक गहरी चिंता। वे झुककर आकाश से कहते हैं, तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगे? आकाश ने सिर्फ सिर हिलाकर हां कहा। अनाथालय के एक शांत कमरे में दोनों बैठे। बाहर से सरयू की लहरों की आवाज आ रही थी और अनाथालय में बच्चों की खेलकूद की हल्की गूंज। योगी जी ने धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? कोई सपना देखा
या किसी ने सिखाया? आकाश ने अपनी नन्ही लेकिन गंभीर आवाज में कहा। ये मैंने देखा है, सपनों में नहीं, अपने पिछले जन्म में। दोस्तों, सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन योगी जी के लिए ये पल कुछ और ही था। एक तरफ वे मुख्यमंत्री हैं जिनका दिमाग हमेशा तर्क और हकीकत पर चलता है, और दूसरी तरफ 4 साल का बच्चा जो इतनी साफ सुथरी बात कर रहा था कि झूठ का दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगता। योगी जी ने गहरी सांस ली और पूछा, पिछला जन्म, इसका मतलब? आकाश बोला, मैं पहले भी इस दुनिया में था, लेकिन एक हादसे में मर गया। मरने के बाद मैंने कुछ देखा जो आने वाला था। अब इस जन्म में वापस आया हूं और सब याद है। दोस्तों, कमरे का माहौल जैसे किसी रहस्यमय बादल से ढक गया। योगी जी के पास पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, खुफिया रिपोर्ट्स है, लेकिन एक बच्चे के मुंह से निकली ऐसी बातें कहीं नहीं मिलती। योगी जी ने गंभीर होकर पूछा, अगर सब याद है तो बता कि वो बड़ा हादसा क्या है? आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं सब नहीं बता सकता। अगर सब कह दिया तो जो होना है वो बदल जाएगा और मौत भी बदल सकती है। लेकिन इतना जान लो, वो हादसा आपके किसी बहुत करीबी से जुड़ा है और इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। दोस्तों, योगी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। उन्होंने फैसला किया कि इस बच्चे के बारे में ज्यादा जानना पड़ेगा। अगले ही पल उन्होंने अपने एक विश्वसनीय अधिकारी को इशारा किया, आकाश के परिवार को तुरंत यहां लाओ। लेकिन दोस्तों, आकाश के परिवार की कहानी ने योगी जी को और ज्यादा हिला दिया। थोड़ी देर बाद आकाश के माता पिता कमरे में आए। साधारण गांव वाले लोग, पिता एक छोटी दुकान चलाते हैं, मां घर संभालती है। उनके चेहरे पर सम्मान था, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने थोड़ी घबराहट भी। योगी जी ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, बस कुछ बातें पूछनी है। आपके बेटे आकाश के बारे में क्या जानते हैं? मां ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये जन्म से ही अलग है। जो सपने देखता है वे सच हो जाते हैं। पहले लगा संयोग है, लेकिन अब यकीन हो गया कि इसके पास कोई खास शक्ति है। पिता ने जोड़ा, जब ये 2 साल का था, खेलते खेलते बोला कि शहर के घाट पर आज बाढ़ आएगी। हम हंस दिए, लेकिन उसी शाम सरयू में तेज बहाव आया और कई लोग बह गए। दोस्तों, योगी जी की आंखें अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। ये बच्चा अब सिर्फ एक बच्चा नहीं लग रहा था, बल्कि भविष्य की एक खुली किताब। मां ने आगे कहा, सर, पिछले कुछ महीनों से ये एक ही बात दोहराता है। आपके बारे में कहता है कि आप बड़ा फैसला लेने से पहले सावधान रहो, वरना मां रुक गई। आंखों में डर भर आया। योगी जी ने पूछा, वरना क्या? मां ने धीरे से कहा, वरना आप नहीं रहेंगे। कमरे में हवा जैसे भारी हो गई। योगी जी ने आकाश की तरफ देखा। वो बच्चा अभी भी शांत बैठा, उन्हें देख रहा था जैसे उनकी आत्मा पढ़ रहा हो। योगी जी ने तय किया कि इस बच्चे को पास रखना होगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा, आकाश और उसके परिवार को गुप्त रूप से अयोध्या में सुरक्षित जगह पर रखो। लेकिन जैसे ही ये आदेश बाहर गया, योगी जी के सबसे करीबी सुरक्षा अधिकारी विजय ने उन्हें अलग ले जाकर कुछ कहा, और वो बात सुनकर योगी जी का शक और बढ़ गया। विजय तेज कदमों से आया, उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, इस बच्चे के बारे में कुछ अजीब पता चला है। योगी जी ने भ्रिकुटी चढ़ाई। क्या मतलब? विजय ने कहा, हमने आकाश का बैकग्राउंड चेक किया, जन्म दस्तावेज के रिकॉर्ड सब देखा, लेकिन सर, इसका नाम एक पुराने केस में दर्ज है। योगी जी चौंके। कैसा केस? विजय ने एक फाइल निकाली। ऊपर लिखा था, ऑपरेशन सरयू। विजय बोला, सर, ये फाइल 12 साल पुरानी है। इसमें एक हादसा दर्ज है जहां एक 4 साल का बच्चा मरा था। नामव हादसा सरयू घाट पर हुआ। रिपोर्ट में लिखा है कि मरने से पहले उसने अपने परिवार से कहा था, आज मैं मरूंगा लेकिन लौट कर आऊंगा, क्योंकि मेरा काम अधूरा है। दोस्तों, योगी जी के हाथ कांप गए। 12 साल पहले मरा आकाश और आज का 4 साल का आकाश। क्या ये वही आत्मा है?
विजय ने कहा, सर मेडिकल रिकॉर्ड, चेहरे की समानता, यहां तक कि जन्म तिथि के नंबर भी मैच करते हैं। और उस पुराने केस में एक बात और, मरने से पहले उस बच्चे ने आपका नाम लिया था। योगी जी के मन में ठंडी लहर दौड़ गई। ये बच्चा क्यों लौटा और वो हादसा क्या है? दोस्तों, अगले दिन मुख्यमंत्री निवास में आकाश को बुलाया गया। कमरे में सरयू की तरफ से हल्की धूप आ रही थी, लेकिन तनाव घना था। योगी जी ने कहा, आकाश, तुम कहते हो बड़ा हादसा होगा, बता कि वो किस तरह का है, राजनीतिक, प्राकृतिक या क्या? आकाश ने ऊपर देखा और बोला, वो एक हमला होगा, आप पर नहीं, प्रदेश की नींव पर। योगी जी ने पूछा, कौन करेगा? आकाश ने सिर हिलाया, नाम नहीं बता सकता, लेकिन जब आप बड़ा फैसला घोषित करने वाले होंगे तब होगा। और रोकने का तरीका है, उस इंसान को पहचानो जो पास दिखता है लेकिन दिल से दूर है। योगी जी की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने अपने खुफिया प्रमुख रविंद्र को बुलाया। मेरे आसपास के हर व्यक्ति की जांच करो, कोई छूटना नहीं। रविंद्र चौंका, लेकिन योगी जी ने कहा, किसी पर भरोसा मत करो। अगले 72 घंटे जैसे तूफान गुजरा। फाइलें खंगाली गई, कॉल ट्रैक हुए, निगरानी चली। तीसरे दिन रविंद्र फाइल लेकर आया। सर, ये नाम चौंका देगा। फाइल में नाम था विजय। योगी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। विजय, जो 10 साल से उनकी परछाई था। सबूत थे गुप्त बैंक ट्रांसफर, संदिग्ध कॉल। लेकिन योगी जी दुविधा में थे। योगी जी ने जाल बिछाया। एक गुप्त कमरे में विजय और रविंद्र के सामने नकली रिपोर्ट रखी। अगले हफ्ते अयोध्या में गोपनीय मीटिंग। असल में कुछ नहीं था। निगरानी शुरू हुई। 2 दिन बाद कॉल ट्रेस हुई। विदेशी नंबर पर मीटिंग की डिटेल लीक। लोकेशन निवास के अंदर जहां विजय था। योगी जी ने विजय को साथ लेकर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने का फैसला किया। भीड़, मंच, कैमरे। तभी भीड़ से साइलेंसर वाली पिस्तौल की चमक दिखी और गोली योगी जी की तरफ बढ़ी। वक्त थम गया। विजय ने छलांग लगाई। गोली सीधे योगी जी की छाती की तरफ बढ़ रही थी। हवा को चीरती हुई जैसे मौत की कोई अदृश्य उंगली ने ट्रिगर दबाया हो। भीड़ की तालियां अभी भी गूंज रही थी, लेकिन योगी जी के कान में सिर्फ वॉकी टॉकी की फुसफुसाहट थी, सर सावधान। और तभी विजय ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। जैसे कोई शेर अपने शिकार को बचाने के लिए कूदता है। उसका शरीर योगी जी के आगे आ गया और गोली विजय के कंधे को चीरती हुई निकल गई। खून की एक पतली धारा बन निकली, लेकिन विजय गिरा नहीं। वो दर्द से करहाते हुए भी योगी जी को घसीटकर मंच के पीछे ले गया, जहां सुरक्षा दल पहले से तैयार खड़ा था। भीड़ में अफरातफरी मच गई। चीखें गूंजने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे और कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। हमलावर को मौके पर ही घेर लिया गया। एक दुबला पतला आदमी, जिसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी मुस्कान। सुरक्षा टीम ने उसे जमीन पर पटक दिया, हथकड़ी लगाई और तुरंत ले जाकर एक वैन में ठूंस दिया। योगी जी अभी भी सदमे में थे, लेकिन उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। विजय का कंधा लहूलुहान था, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सर, मैं ठीक हूं, आप सुरक्षित हैं। योगी जी ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी विजय, लेकिन ये सब क्या है? विजय ने दर्द भरी आवाज में कहा, सर, मुझे लगता है कि ये जाल बड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि। लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि डॉक्टरों की टीम दौड़कर आ गई और विजय को स्ट्रेचर पर ले जाने लगी। योगी जी ने रविंद्र को इशारा किया, इस हमलावर से हर सच्चाई निकालो और विजय की जांच जारी रखो। सबूत तो उसके खिलाफ थे। रविंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर भी दुविधा थी। क्या विजय सच में गद्दार था या कोई उसे फंसाने की साजिश रच रहा था? कार्यक्रम रद्द हो गया और योगी जी को तुरंत एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। अयोध्या के एक गुप्त बंकर जैसे कमरे में, जहां सरयू की लहरें खिड़की से दिखती थी,
लेकिन दीवारें बुलेट प्रूफ थी। वहां आकाश पहले से मौजूद था, अपनी मां की गोद में बैठा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही गहरी थी। योगी जी उसके पास बैठे। आकाश, तुमने कहा था कि हमला होगा और हुआ भी, लेकिन ये खत्म नहीं लग रहा। विजय ने मुझे बचाया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ है। आकाश ने छोटे हाथों से योगी जी का हाथ पकड़ा, जैसे कोई बड़ा आदमी सलाह दे रहा हो। सर, विजय अंकल अच्छे हैं, लेकिन असली खतरा अभी भी है। वो हमला सिर्फ शुरुआत था। असली हादसा तो आपके अगले फैसले से जुड़ा है, जो आप अयोध्या में घोषित करने वाले थे। योगी जी चौंके, क्योंकि वह फैसला अभी तक गुप्त था। सरयू सफाई का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो करोड़ों रुपए का था और कई बड़े लोगों के हितों को छूता था। तुम्हें यह कैसे पता? आकाश ने शांत होकर कहा, पिछले जन्म में मैंने देखा था, लेकिन अब आपको और गहराई में जाना होगा। आपके करीबियों में से कोई और है जो विजय को मोहरा बना रहा है। दोस्तों, योगी जी के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। वे रविंद्र को बुलाकर बोले, हमलावर से क्या पता चला? रविंद्र ने एक टैबलेट निकाला जिसमें पूछताछ की रिकॉर्डिंग थी। हमलावर का नाम था करण, एक मामूली ठेकेदार, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए थे और कॉल रिकॉर्ड विजय के फोन से मैच कर रहे थे। लेकिन करण ने पूछताछ में कहा, मैंने सिर्फ पैसों के लिए किया। मुझे एक फोन आया, आवाज बदली हुई थी। कहा कि योगी जी को मारो और बदले में तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। योगी जी ने एक गहरी सांस ली। यह आवाज किसकी थी? कोई क्लू? रविंद्र ने कहा, सर, आवाज इंक्रिप्टेड थी, लेकिन ट्रेस से पता चला कि कॉल अयोध्या के ही किसी इलाके से आई थी, आपके निवास के पास से। और सर, एक बात और, विजय के फोन में एक हिडन ऐप मिली जो उसकी कॉल्स को क्लोन कर रही थी। मतलब कोई और उसके फोन का इस्तेमाल करके लीक कर रहा था। योगी जी के चेहरे पर राहत की झलक आई, लेकिन शक अभी भी बाकी था। तो विजय निर्दोष है? रविंद्र ने सिर हिलाया। शायद हाँ, लेकिन हमें पक्का करना होगा। मैंने उसके अस्पताल के कमरे में गुप्त कैमरे लगवा दिए हैं। अगर कोई संपर्क करेगा तो पता चलेगा। तभी आकाश ने बीच में कहा, सर, अस्पताल में मत जाइए, वहां दूसरा हमला होगा। विजय अंकल को बचाना है तो उन्हें यहां लाओ। योगी जी ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो भविष्य देख रहा हो। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, विजय को यहां शिफ्ट करो और रविंद्र, अपनी टीम के हर सदस्य की जांच दोबारा करो। शायद गद्दार हमारे और करीब है। रात हो गई। अयोध्या की गलियां शांत थी, लेकिन योगी जी के दिमाग में तूफान चल रहा था। वे आकाश के परिवार से बात करने लगे। आकाश की मां ने बताया, सर, आकाश बचपन से ही ऐसी बातें करता है। एक बार शहर में आग लगने वाली थी, उसने पहले ही बता दिया, लेकिन अब वो कहता है कि ये सब उसके पिछले जन्म से जुड़ा है। वो कहता है कि पहले जन्म में वो आपके किसी करीबी का बच्चा था जो हादसे में मर गया। योगी जी स्तब्ध रह गए। क्या ये सच था? उन्होंने आकाश से पूछा, बेटा, तुम्हारा पिछला नाम क्या था? आकाश ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैं आपका भतीजा था, लेकिन अब सिर्फ बचाने आया हूं। योगी जी के मन में पुरानी यादें उभर आई। सालों पहले एक कार हादसा, जिसमें उनका एक रिश्तेदार परिवार खो गया था। क्या आकाश वही आत्मा था? अगली सुबह विजय को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। उसका कंधा बंधा हुआ था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। सर, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन उन सबूतों का क्या? योगी जी ने कहा, विजय, हम जांच कर रहे हैं, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई शक है? विजय ने सोचा, फिर बोला, सर, पिछले हफ्ते मेरा फोन गुम हो गया था, सिर्फ 1 घंटे के लिए। शायद तब किसी ने कुछ किया। रविंद्र ने तुरंत चेक किया और पता चला कि उसी समय निवास में एक अनजान व्यक्ति आया था, एक मेंटेनेंस वर्कर जिसका नाम राजेश था। राजेश वो तो रविंद्र का असिस्टेंट था।
योगी जी ने रविंद्र की तरफ देखा। राजेश कहाँ है? रविंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, वो आज छुट्टी पर है। लेकिन तभी अलार्म बज उठा। बंकर के बाहर कोई हलचल थी। कैमरों में दिखा कि राजेश गेट पर खड़ा था, हाथ में कुछ संदिग्ध चीज जैसे कोई डिवाइस। योगी जी ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो। लेकिन राजेश ने डिवाइस दबाई और अचानक बंकर में धुआं भरने लगा। सब खांसने लगे और आकाश चिल्लाया, सर, ये जहर है, बाहर मत निकलो। लेकिन दरवाजा खुलने लगा और राजेश अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। विजय ने दर्द भूलकर उठने की कोशिश की, लेकिन धुआं गहरा होता जा रहा था, जैसे बंकर में कोई अदृश्य शैतान सांस ले रहा हो। अयोध्या की सरयू के किनारे बने इस गुप्त बंकर में अब सन्नाटा नहीं बल्कि एक खौफनाक हलचल थी। हवा में जहर की हल्की गंध थी और हर सांस के साथ गले में जलन बढ़ रही थी। योगी जी ने तुरंत अपना रुमाल मुंह पर रखा, लेकिन उनकी नजरें आकाश पर टिकी थी, जो अपनी मां की गोद में सिकुड़ा हुआ था, छोटी छोटी सांसें ले रहा था। विजय, जिसका कंधा अभी भी लहूलुहान था, दर्द को नजरअंदाज कर दरवाजे की तरफ लपका। सर, आप पीछे रहें, उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे जहर ने उसकी ताकत छीन ली हो। राजेश, जिसके हाथ में वो संदिग्ध डिवाइस थी, अब बंकर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बाहर से सुरक्षा टीम की आवाजें आ रही थी, लेकिन धुएं ने सबको अंधा कर दिया था। योगी जी ने रविंद्र को इशारा किया, किसी भी हाल में दरवाजा बंद रखो। लेकिन तभी एक धमाके की आवाज गूंजी और दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर अंदर गिर गया। धुआं और घना हो गया और उसमें से राजेश की साये जैसी आकृति उभरी। उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान थी, जैसे वह इस पल का सालों से इंतजार कर रहा हो। योगी जी, अब कोई नहीं बचेगा, उसने सर्द आवाज में कहा और अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। योगी जी की नजर उस रिमोट पर पड़ी और उनके मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या ये कोई बम था या कुछ और भयानक? तभी आकाश ने अपनी नन्ही आवाज में चिल्लाया, सर, वो झूठ बोल रहा है, रिमोट नकली है, असली खतरा बाहर है। योगी जी चौंके, लेकिन उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। विजय ने आखिरी ताकत जुटाकर राजेश पर छलांग लगाई और दोनों जमीन पर लुढ़क गए। राजेश ने विजय के घायल कंधे पर जोर से मुक्का मारा और विजय के मुंह से दर्द की चीख निकली, लेकिन उसने हार नहीं मानी और राजेश के हाथ से रिमोट छीन लिया। योगी जी ने आकाश को गोद में उठाया और बंकर के एक कोने में ले गए, जहां हवा थोड़ी साफ थी। आकाश की मां और पिता भी उनके पीछे आए, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मां ने कांपती आवाज में कहा। योगी जी ने उनकी तरफ देखा और उनके मन में एक दर्द उभरा। ये लोग जो इस साजिश का हिस्सा भी नहीं थे, अब मौत के मुंह में थे। मैं वादा करता हूं, कोई नहीं मरेगा, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में वह दृढ़ता कम थी जो हमेशा होती थी। रविंद्र ने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, सुरक्षा टीम, अंदर आओ, गैस मास्क पहनो। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। क्या बाहर की टीम भी खतरे में थी? तभी बंकर के बाहर से एक और धमाका हुआ और दीवार हिल गई। धुआं अब इतना घना था कि आंखों में आंसू आ रहे थे। आकाश ने योगी जी का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, सर, यह सिर्फ आपको डराने का जाल है। असली हमला अयोध्या के घाट पर होगा, जहां आप कल जाना चाहते थे। योगी जी का दिमाग तेजी से चला। कल का उनका प्लान था सरयू सफाई प्रोजेक्ट की घोषणा, जो कई बड़े कॉरपोरेट्स और नेताओं के हितों को चुनौती देता था। क्या यह साजिश उसी से जुड़ी थी? लेकिन फिर राजेश का क्या मकसद था और विजय, क्या वह सच में निर्दोष था या यह सब एक बड़ा खेल था? विजय ने राजेश को जमीन पर दबोच रखा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। खून बहने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। योगी जी ने रविंद्र को चिल्लाकर कहा,
विजय को बचाओ। रविंद्र ने अपनी पिस्तौल निकाली और राजेश के सिर पर तान दी। हिलना मत। लेकिन राजेश हंसा। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये जाल मेरे से बड़ा है। तभी बंकर के बाहर से गोलियों की आवाज आई और सुरक्षा टीम आखिरकार अंदर घुसी। गैस मास्क पहने सैनिकों ने राजेश को हथकड़ी लगाई और बाहर खींच ले गए। लेकिन जैसे ही धुआं हल्का हुआ, एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। रविंद्र का असिस्टेंट, जिसे सबने राजेश समझा था, वो असल में कोई और था। उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बदला गया था और उसकी असली पहचान अभी भी गुप्त थी। योगी जी ने रविंद्र की तरफ देखा। ये क्या माजरा है? तुमने कहा था कि राजेश तुम्हारा आदमी है। रविंद्र पसीने से तरबतर था। सर, मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता था। शायद कोई हमारी पूरी सिक्योरिटी को भेद रहा है। तभी आकाश ने फिर कहा, सर, अभी खतरा टला नहीं है। असली आदमी अभी भी बाहर है और वो आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। योगी जी ने गहरी सांस ली। उनका मन कह रहा था कि ये साजिश सिर्फ उनकी जान की नहीं, बल्कि प्रदेश की नींव को हिलाने की थी। सरयू प्रोजेक्ट में कई बड़े नाम शामिल थे, कॉरपोरेट्स, विदेशी लॉबी और शायद उनके अपने कुछ लोग। लेकिन कौन? विजय को मेडिकल टीम ने स्ट्रेचर पर लिटाया, लेकिन उसने कमजोर आवाज में कहा, सर, मुझे मत छोड़िए। मुझे लगता है मुझे कोई फंसा रहा है। मेरे फोन में जो ऐप मिला वो मैंने नहीं डाला। योगी जी ने उसका कंधा थपथपाया। विजय, तुम आराम करो, मैं सच निकालूंगा। लेकिन उनके मन में एक दर्द था। क्या वे अपने सबसे भरोसेमंद आदमी पर शक करके गलती कर रहे थे? तभी एक सैनिक दौड़ कर आया। सर, बाहर एक और डिवाइस मिली। ये कोई बम नहीं, बल्कि सिग्नल जैमर है। हमारी पूरी कम्युनिकेशन लाइन कट चुकी है। योगी जी के चेहरे पर तनाव की लकीरें और गहरी हो गई। अब वे पूरी तरह कट चुके थे। ना बाहर की खबर, ना मदद। आकाश की मां ने रोते हुए कहा, सर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वो सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन आकाश ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं ठीक हूं, मुझे सर को बचाना है। योगी जी ने आकाश की तरफ देखा और उनके मन में एक अजीब सा दर्द उठा। एक 4 साल का बच्चा, जो शायद उनके भतीजे की आत्मा था, अब उनकी जिंदगी का ढाल बना हुआ था। लेकिन क्या वो सच में भरोसे के लायक था या ये भी साजिश का हिस्सा था? तभी बंकर की दीवार पर एक लाल बत्ती जलने लगी। आपातकालीन अलार्म। बाहर से आवाज आई, सर, सरयू घाट पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं और उनके पास हथियार दिख रहे हैं। योगी जी ने तुरंत फैसला लिया, रविंद्र, एक छोटी टीम तैयार करो। हमें बाहर निकलना होगा और आकाश को मेरे साथ रखो। रविंद्र ने चौंक कर कहा, सर, बाहर जाना खतरनाक है। लेकिन योगी जी की आंखों में एक आग थी। अगर मैं छिपा रहा तो वे जीत जाएंगे। ये प्रदेश मुझ पर भरोसा करता है और मैं उसे निराश नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वे बंकर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे, आकाश ने फिर चिल्लाया, सर, रुकिए, ये वही जाल है। अगर आप बाहर गए तो सब खत्म हो जाएगा। असली दुश्मन आपके पीछे है, यही इस कमरे में। योगी जी पलटे। उनकी नजरें रविंद्र, विजय और बाकी सैनिकों पर टिकी। लेकिन कौन था वो जो इतना करीब था और फिर भी सबसे दूर? और तभी बंकर की छत से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर से आ रहा हो। बंकर की छत से आती खटखट की आवाज जैसे अयोध्या की पवित्र गलियों में किसी अनजाने खतरे की घंटी थी। सरयू के किनारे बने इस गुप्त ठिकाने में, जहां हजारों वर्षों से भगवान राम की सत्ता का आलम रहा था, अब हवा में डर और रहस्य का साया मंडरा रहा था। धुआं अब हल्का हो चुका था, लेकिन कमरे का माहौल इतना तनावग्रस्त था कि हर सांस में एक अनजानी सिहरन थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें कमरे में मौजूद हर शख्स पर टिकी थी। रविंद्र, उनका भरोसेमंद खुफिया प्रमुख,
जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी। विजय, जिसका कंधा अभी भी लहूलुहान था, लेकिन आंखों में वफादारी की चमक। और 4 साल का आकाश, जो अपनी मां की गोद में सिकुड़ा हुआ था, पर उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वे अयोध्या के प्राचीन रहस्यों को पढ़ रही हों। आकाश की आखिरी बात, असली दुश्मन यही है, उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, जैसे सरयू की लहरों की अनवरत ध्वनि। कौन था वो जो इतना करीब था, फिर भी सबसे दूर? क्या ये साजिश अयोध्या की उन गलियों से जुड़ी थी जहां हर पत्थर में इतिहास और आध्यात्मिकता बसी थी? अयोध्या, जिसे फैजाबाद भी कहते हैं, भारत की सबसे प्राचीन नगरी है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान राम ने बसाया था, जिसके कारण ये हिंदुओं की 7 पवित्र पुरियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामायण, महाभारत और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र है। गौतम बुद्ध के समय में अयोध्या एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी थी और चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने इसे धर्म, शिक्षा और कला का केंद्र बताया था। राम जन्मभूमि मंदिर, जो भगवान राम का जन्म स्थल है, इस शहर का हृदय है। इस मंदिर को मुगल शासक बाबर ने 1528 में तोड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। अयोध्या को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहां मृत्यु भी मुक्ति का द्वार खोलती है। इस शहर की गलियां, घाट और सरयू की लहरें हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को बुलाती है, जो यहां शांति और सत्य की खोज में आते हैं। लेकिन आज इस पवित्र नगरी में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो इसके आध्यात्मिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रही थी। तभी बंकर की छत का पैनल जोर से खुला और एक काले लबादे में लिपटा शख्स नीचे कूदा। उसके हाथ में एक चमकदार चाकू था और चेहरे पर मास्क, जिसके पीछे सिर्फ उसकी ठंडी क्रूर आंखें चमक रही थी। सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें तानी, लेकिन वो इतना तेज था कि एक पल में रविंद्र के पास पहुंच गया और उसका गला पकड़ लिया। कोई हिलेगा तो ये मर जाएगा। उसकी आवाज में वो खौफ था जो अयोध्या की पवित्र गलियों में भी अंधेरा ला सकता था। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे सरयू की लहरें भी थम गई हों। योगी जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम कौन हो और ये सब क्यों? उस शख्स ने मास्क उतारा और उसका चेहरा देखकर सबके होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि मनोज था। वही मनोज जो सालों से उनके स्टाफ में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करता था, हमेशा चुपचाप, किसी का ध्यान न खींचते हुए। रविंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, मनोज, तुम? लेकिन क्यों? मनोज ने ठंडी हंसी हंसी, जैसे वो अयोध्या की गलियों में छिपे किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे योगी जी ने अयोध्या को बदलने की कोशिश की। उनकी योजनाएं, सरयू की सफाई, राम मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, इन सब ने उन ताकतों को ठेस पहुंचाई जो इस शहर को अपने कब्जे में रखना चाहती थी। उसने चाकू को और सख्ती से रविंद्र के गले पर दबाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सीधे अयोध्या की आत्मा को चुनौती दे रहा हो। अयोध्या भगवान राम की नगरी है, लेकिन हम इसे अपनी पकड़ में नहीं आने देंगे। योगी जी ने उसकी आंखों में देखा और उनकी आवाज में एक अनोखी गंभीरता थी। ताकतें? कौन सी ताकतें? और तुमने विजय को क्यों फंसाया? मनोज ने जवाब दिया, विजय तुम्हारा सबसे भरोसेमंद सिपाही था। उसे फंसाना जरूरी था ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ, और यह साजिश सिर्फ तुम्हारी जान लेने की नहीं थी, ये अयोध्या की आत्मा को दबाने की थी। कमरे में मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। विजय, जिसका कंधा अभी भी लहूलुहान था, ने कमजोर आवाज में कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि मनोज ऐसा करेगा। लेकिन आकाश, जो अपनी मां की गोद में सिकुड़ा हुआ था, अचानक बोल पड़ा, वो झूठ बोल रहा है। असली साजिश कहीं और है। उसकी छोटी सी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जैसे वो अयोध्या के प्राचीन मंदिरों का कोई पुजारी हो
जो भविष्य पढ़ सकता हो। ये मनोज, उसके पीछे कोई और है जो सरयू के घाटों पर तुम्हें निशाना बनाने की योजना बना रहा है। योगी जी ने आकाश को गोद में उठाया और उसकी मां की तरफ देखा, जिनकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। इस बच्चे ने हमें चेतावनी दी, उन्होंने कहा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? तभी बंकर के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार हिल गई। सुरक्षा टीम की आवाजें सुनाई दी, लेकिन धुएं की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सैनिकों ने गैस मास्क पहन रखे थे और वे तेजी से अंदर दाखिल हुए। मनोज ने चाकू फेंकने की कोशिश की, लेकिन एक सैनिक ने उसे जमीन पर पटक दिया और हथकड़ियां लगा दी। मनोज ने चिल्लाकर कहा, यह खत्म नहीं हुआ योगी जी। अयोध्या की गलियां अभी भी हमारे कब्जे में है। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती रही, लेकिन सैनिक उसे खींचकर बाहर ले गए। रविंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, सर, हमें जांच करनी होगी। मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक खातों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां मिली है, लेकिन हमें लगता है कि वह किसी बड़े साजिशकर्ता का मोहरा था। योगी जी ने गंभीर होकर पूछा, कौन और उसका मकसद क्या था? रविंद्र ने एक टैबलेट निकाला जिसमें कुछ दस्तावेज थे। सर, मनोज के कॉल्स एक विदेशी नंबर पर गए थे जो अयोध्या के एक पुराने व्यापारी से जुड़ा है। वो व्यापारी सरयू के आसपास के कई गैरकानूनी कारोबारों में शामिल था। हमें शक है कि वह तुम्हारी योजनाओं से नाराज था, क्योंकि वे उसके हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। विजय, जो अब स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, ने कमजोर आवाज में कहा, सर, मेरा फोन वो 1 घंटे के लिए गायब था। शायद उसी दौरान मनोज ने उसमें कुछ किया। योगी जी ने उसकी तरफ देखा और उनके मन में एक दर्द उभरा। विजय, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन हमें सच का पता लगाना होगा। तभी एक सैनिक दौड़ कर आया। सर, बाहर सरयू घाट पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं और उनके पास हथियार दिख रहे हैं। योगी जी ने तुरंत फैसला लिया, रविंद्र, एक छोटी टीम तैयार करो। हमें बाहर निकलना होगा, लेकिन आकाश को मेरे साथ रखो। रविंद्र ने चौंक कर कहा, सर, बाहर जाना खतरनाक है। लेकिन योगी जी की आंखों में एक आग थी। अगर मैं छिपा रहा तो वे जीत जाएंगे। अयोध्या भगवान राम की नगरी है और मैं इसे डर के साए में नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे ही वे बंकर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, आकाश ने फिर चिल्लाया, सर, रुकिए, ये वही जाल है। अगर आप बाहर गए तो आप उनके हत्थे चढ़ जाएंगे। असली दुश्मन आपके पीछे है, यही इस कमरे में। योगी जी पलटे। उनकी नजरें रविंद्र, विजय और बाकी सैनिकों पर टिकी। लेकिन तभी बंकर की छत से एक और खटखट की आवाज आई, जैसे कोई और खतरा ऊपर से आ रहा हो। सैनिकों ने अपनी बंदूकें तानी और दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी एक दूसरा शख्स छत से कूदा। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो कोई और नहीं बल्कि अयोध्या का एक पुराना पुजारी था, जिसका नाम था रामाचार्य। उसने अपनी काली पोशाक उतारी और कहा, योगी जी, ये साजिश मेरी नहीं थी। मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूं। असली साजिशकर्ता अयोध्या के उस व्यापारी समूह का सरगना है जो सरयू के किनारे अवैध खनन और कारोबार चलाता है। योगी जी ने गहरी सांस ली और कहा, रामाचार्य, तुम अयोध्या राम मंदिर के पुजारी हो। तुमने ऐसा क्यों किया? रामाचार्य ने शांत स्वर में कहा, मैंने नहीं किया। मुझे फंसाया गया। मेरे नाम पर मनोज को निर्देश दिए गए, लेकिन मैं सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड वो व्यापारी है जिसका नाम है विष्णु प्रसाद। वो सालों से अयोध्या की गलियों में अपनी काली सत्ता चलाता है। उसने मनोज को पैसे और धमकियां देकर तुम्हारा पीछा करने की साजिश रची। योगी जी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। विष्णु प्रसाद, वो तो अयोध्या का सम्मानित नागरिक है। रामाचार्य ने सिर हिलाया। वो बाहर से सम्मानित दिखता है, लेकिन अंदर से अयोध्या की आत्मा को बेच रहा है। तभी बाहर से एक और धमाका हुआ
और बंकर की दीवारें कांप उठीं। सुरक्षा टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और गैस मास्क पहने सैनिकों ने रामाचार्य को पकड़ लिया। मनोज को पहले ही हथकड़ियां लग चुकी थी और अब रामाचार्य भी पकड़ा गया, लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, योगी जी, विष्णु प्रसाद अभी भी बाहर है। वो सरयू के घाट पर भीड़ इकट्ठा कर रहा है और उसके पास एक खतरनाक योजना है। सैनिक उसे खींचकर बाहर ले गए, लेकिन उसकी चेतावनी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। योगी जी ने रविंद्र की तरफ देखा। विष्णु प्रसाद को तुरंत पकड़ो, हमें अयोध्या को बचाना है। रविंद्र ने तुरंत एक विशेष टीम तैयार की और कुछ ही घंटों में विष्णु प्रसाद को सरयू के एक सुनसान घाट से पकड़ लिया गया। उसकी आंखों में हार का भाव था, लेकिन उसने कहा, योगी जी, आपने मेरे साम्राज्य को चुनौती दी, लेकिन अयोध्या की गलियां इतनी आसानी से नहीं झुकती। उसकी बातें अधूरी रह गई क्योंकि सैनिकों ने उसे हथकड़ियां पहना दी। पूछताछ में पता चला कि विष्णु प्रसाद ने मनोज और रामाचार्य को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उसने सरयू के अवैध खनन और काले कारोबार से अरबों रुपए कमाए थे और वो नहीं चाहता था कि अयोध्या की पवित्रता को कोई नया रूप दे। योगी जी ने आकाश को गोद में उठाया और उसकी मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। इस बच्चे ने न सिर्फ मेरी बल्कि अयोध्या की पवित्रता की रक्षा की। आकाश ने अपनी मासूम आंखों से देखा और धीरे से कहा, सर, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा सकता हूं। योगी जी ने चौंक कर पूछा, कहा बेटा? आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वापस बाबा राम के पास। मेरे पिछले जन्म का वादा पूरा हो गया। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ने सरयू की लहरों को चूमा, आकाश और उसका परिवार अयोध्या से चुपचाप चले गए, जैसे सरयू की लहरें बिना निशान छोड़े बह जाती है। योगी जी राम घाट पर खड़े थे, जहां हर शाम सरयू आरती की गूंज अयोध्या की आत्मा को जगाती थी। उनके सामने सरयू की लहरें चुपचाप बह रही थी, जैसे अयोध्या के हजारों वर्षों के इतिहास को अपनी गोद में समेटे हों। उनके मन में एक गहरी शांति थी, लेकिन विष्णु प्रसाद की आखिरी धमकी अभी भी गूंज रही थी। अयोध्या की गलियां इतनी आसानी से नहीं झुकती। क्या यह सच था? क्या अयोध्या, जो मगध, कौशल और मुगलों के आक्रमणों से बची रही, अब भी किसी साजिश का शिकार हो सकती थी? लेकिन योगी जी ने सरयू की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अयोध्या भगवान राम की नगरी है, कोई साजिश इसे हरा नहीं सकती। उन्होंने विजय की तरफ देखा, जो अब अस्पताल में ठीक हो रहा था। विजय, तुमने मेरी और अयोध्या की रक्षा की। तुम पर शक करना मेरी गलती थी। विजय ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, सर, अयोध्या का सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। रविंद्र ने भी सिर झुकाकर कहा, सर, हमने विष्णु प्रसाद को पकड़ लिया, अब अयोध्या सुरक्षित है। लेकिन योगी जी के मन में एक हल्का सा डर था। क्या ये साजिश सचमुच खत्म हो गई थी? क्या अयोध्या की गलियां पूरी तरह सुरक्षित थी? उसी शाम राम घाट पर सरयू आरती शुरू हुई। दीपों की रोशनी और भजनों की मधुर ध्वनि ने माहौल को पवित्र कर दिया। योगी जी वहां खड़े थे, सरयू की लहरों को देख रहे थे, जो अयोध्या के प्राचीन इतिहास की गवाही दे रही थी। उनके मन में एक गहरा विश्वास था कि अयोध्या की आत्मा अडिग है। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, मैंने अयोध्या को बचाया और इसे हमें। दोस्तों, अयोध्या की इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अभी हमारे जीवन मंत्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही रोमांचक और आध्यात्मिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि अयोध्या की पवित्र सरयू की लहरें हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। चलिए
रामनगरी के इस रहस्य को और दूर तक फैलाएं।